तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और जैसा मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूँ लेके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का वन शॉट वीडियो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हम समझेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया क्या है ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? रिडेम्पशन का मतलब क्या है, समझ लेते हैं जल्दी से। भैया सबसे पहले आ जाते हैं हेडिंग पर, लिख लेते हैं अपनी हेडिंग, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? भैया मैंने प्रेफरेंस शेयर सुना था, ये रिडम्पशन क्या है, रिडीम करना क्या होता है भैया, समझा दे। देखो हमारा जो लॉ है ना, वो ये कहता है कि आप जो प्रेफरेंस शेयर देते हो ना, भैया प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मैं भूल गया, मुझे बता दो दोबारा। भैया मैं भूल गया। देखो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, जहां पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जहां पर आपको तय होता है, आपको एक सिक्योरिटी होती है कि आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। वो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी की साइड से अगर मैं बात करूं तो उन्हें डिविडेंड पे करना होता है, इवन इन द केस ऑफ लॉस। अगर लॉस भी हो जाता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फिर भी डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको देना पड़ता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। नाम में ही प्रेफरेंस है, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें पहले दिया जाता है कि हाँ भाई आपको पहले पे करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि लॉ हमारा ये कहता है कि आप पहली चीज इररिडीमेबल प्रेफ शेयर्स, मैं प्रेफ लिख रहा हूं, प्रेफरेंस को प्लीज समझ जाइएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते, लॉ ने हमें बात बोल दी, साफ लॉ में बात लिखी हुई है, कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में साफ लिखी हुई है कि भैया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से एक्ट में लिख रही है? सेक्शन 55(1) में। कहां लिख रही है? सेक्शन 55(1) में लिख रही है बात कि इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर रखा है। तो भैया क्या होता है रिडेम्पशन, क्या होता है भाई? तो हम इसका मतलब रिडीमेबल प्रेफ शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सही पकड़े हो, बिल्कुल भैया सही पकड़े हो। रिडीमेबल क्या होता है? रिडीम करने का मतलब ये होता है कि आपको पैसा जो आपने लिया है प्रेफरेंस शेयर्स पे, जिससे भी लिया है आपने, जो शेयर होल्डर्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, उनको वो पैसा आपको वापस करना है। इक्विटी में क्या होता है भैया, इसमें डिफरेंस क्या है? रिडीम का क्या मतलब है, समझ लो कि मैंने इक्विटी शेयर खरीदा XYZ लिमिटेड का, जब मैंने इक्विटी शेयर खरीदा तो मान लो मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, आई विल नॉट गेट द मनी बैक, मुझे वो 100 रुपए नहीं मिलेगा, मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा उस पे, बट वो 100 रुपए कभी वापस नहीं मिलेंगे, समझ गए। बट प्रेफरेंस शेयर्स में और डिवेंचर्स में हमारे पास होती है डिवेंचर। भैया डिवेंचर का रिडम्पशन भी तो बता देते हैं, वो पूरा डिवेंचर का ही मैं वन शॉट डालूंगा, इशू ऑफ डिवेंचर करके, एंड आई विल टेक इट एज अ होल कि भाई कैसे इशू होता है डिवेंचर का, कैसे रिडम्पशन होता है, किस किस तरीके से और इशू करते हैं। वो वन शॉट वीडियो आएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स का पूरा, उसमें समझाऊंगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को। तो वो छोटा टॉपिक है, उसमें इतनी चीजें नहीं है, इसमें ज्यादा है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या मतलब है कि भैया मैंने जब आपको पैसा दिया, मैंने XYZ लिमिटेड के जब प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे 100 रुपए के, तो मुझे हर साल डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जैसी कुछ पर्टिकुलर ईयर्स पूरे हो जाएंगे मुझे वो 100 रुपए भी वापस मिलेंगे, समझ गए। ये मतलब होता है रिडम्पशन का, ये मतलब होता है रिडम्पशन का कि मुझे वो 100 रुपए भी मिलेंगे, और जब तक वो 100 रुपए नहीं मिल रहे आई विल ऑल्सो गेट व्हाट? डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड। ठीक है, फिक्स्ड डिविडेंड। भैया वो कुछ साल होंगे ना, वो बता दो कितने साल के लिए, अनगिनत है क्या? नहीं, रिडम्पशन होना है तो वो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स भी होंगे। क्या कह रहा है हमसे भैया? टर्म क्या है? टर्म ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर्स क्या है भैया? नॉर्मल कंपनीज के लिए
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए पेन का कलर चेंज करके। फॉर द नॉर्मल कंपनीज, कितना साल है भैया? 20 ईयर्स है भैया, 20 ईयर्स है नॉर्मल कंपनीज के लिए। तो भैया मतलब नॉर्मल कंपनीज कोई और भी कंपनी होती है क्या? बताते हैं ना 10 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, 10 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। किसको भैया? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज को। कितने का? 10 ईयर्स का। मतलब भैया 10 साल के लिए होता है क्या? नहीं मेरे भाई, 30 साल के लिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी में अगर ऐसे, चलो ऐसे हटा देता हूं इसको, ऐसे हटा देता हूं, आपको और ढंग से समझा देता हूं। मैं यहाँ पे 10 ईयर्स ही लिख रहने देता हूं। नॉर्मल कंपनी के लिए 20 ईयर्स, इंफ्रा कंपनी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी के लिए 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, ठीक है भैया। नॉर्मल कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर रिडेम्पशन करना होता है, और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है उसको 30 साल के अंदर अंदर करना होता है। बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? कि जैसे ये 21st ईयर चालू हो जाएगा ना, 20 साल हो गए, यहां पे हो गया आपका 20, अब ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे हो गया है ना 30 तक। आपको हर साल 10% ऑफ शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा, 10% ऑफ प्रेफ शेयर्स को, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेफ शेयर्स की बात चलेगी पूरे टाइम, इक्विटी कहीं से मत लाना कि भैया आपने प्रेफरेंस नहीं बोला तो मैं इक्विटी मान लिया, नहीं, पूरा प्रेफरेंस भी चलेगा। 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को आपको हर साल 20 साल के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हो रही है। नॉर्मल कंपनी के लिए तो 20 साल पे ही है, 20 साल के बाद वो खत्म हो जाएगी लिमिट नॉर्मल कंपनी के लिए। नॉर्मल कंपनी फिर कुछ नहीं कर सकती, फिर मौज लेगी नॉर्मल कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहा हूं कि 30 साल उनके पास टाइम है, और 20वें साल के बाद उनको हर साल 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होगा, ठीक है। 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होगा, ये बात, ठीक है भैया। बात समझ नहीं आई, दोबारा बता देते। नॉर्मल कंपनी के लिए 20 साल का टाइम होता है रिडीम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए क्या होता है, एक रूल कि 20वें साल के बाद, आफ्टर द 20th ईयर, दे हैव टू रिडीम 10% ऑफ शेयर्स एवरी ईयर टिल द 30th ईयर। आगे बात समझ में? फिर भी कोई डाउट आए भैया, डाउट आए तो कहां जाना है? कमेंट सेक्शन में। भैया कमेंट सेक्शन में ना मैं डाउट लिख नहीं पाता, मुझे ना बोल के बताना है। सिंघा एकेडमी बीकॉम 2024 इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, पहली पेज आ जाएगा, लोगो आपको पता ही है, वहां पे आप देख लेना जाकर, और मुझे वहां पे डीएम कर देना। अगर कोई क्वेश्चन भी आपको ऐसा आ रहा है दिमाग में, वो भी आप वहां पूछ सकते हो। वॉइस नोट पे आपको कोई क्वेश्चन भेजना है मुझे सॉल्यूशन के लिए, वो आप मेरे को वहां पे भेज सकते हो। कोई और डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब भैया मुझे बताओ, रिडेम्पशन आपने मुझे बता दिया कब कर सकते हैं, कब करना होता है, क्या होता है, सब आपने मुझे बता दिया। मुझे ये बताओ भैया कि रिडीम अगर मैं कर रहा हूं शेयर्स को, तो मैं करूंगा कहां से? वो पैसा मेरे पास आएगा कहां से भैया? कुछ कंडीशंस भी तो होंगी ना, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की भैया कुछ कंडीशंस भी तो होंगी ना। वो कंडीशंस भी बता दो फटाफट से, अभी बताते हैं, बोर्ड को करते हैं इरेज और बता देते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सिंघा एकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये इसकी कुछ कंडीशंस होंगी रिडीम करने की, ठीक है। समझ लें फटाफट से भैया, समझा दो भैया, मजा आ जाएगा, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर्स, ठीक है। माइंड माय हैंड राइटिंग प्लीज, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, जिन चीजों में टाइम वेस्ट हो सकता है, जैसे कि लिखना, समझाने में कोई कमी नहीं होती, वन शॉट में लिखना थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज पार्डन मी। पहली कंडीशन भैया क्या है? पहली कंडीशन क्या है भैया? द रिडीमेबल प्रेफ शेयर्स
मस्ट बी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब भैया क्या कह रहे हो? फुल्ली पेड अप मतलब कि मैंने अगर मान लो, क्योंकि रिडीम कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास सारे शेयर मैंने दे दिए होंगे जितने। मान लो मैंने प्रेफ शेयर्स इशू करे थे 1 लाख, उसमें से सब्सक्राइब भी हो गए 1 लाख। मैंने उस पर पैसा मंगाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। उस पे 2000 शेयर वाले ने 200 शेयर वाले ने क्या करा, कॉल इन एरियर, पैसे नहीं दिए। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पेड अप करना पड़ेगा। पेड अप मतलब क्या होता है भैया, जितना पैसा फर्स्ट कॉल तक मंगाया है वो सारा मेरे पास आ जाना चाहिए, वो सारा मेरे पास आ जाना चाहिए। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि अगर मैंने मान लो ये 1 लाख शेयर 10 रुपए में मंगाए थे तो मुझे 10 लाख रुपए आने चाहिए। अब चाहे मैं फोरफीट करके रीइशू कर लूं या मैं फोरफीट करके छोड़ दूं, कोई बात नहीं, बट पेड अप होने चाहिए, कॉल इन एरियर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। इसका मतलब ये है, फुल्ली पेड अप का मतलब समझ में आ गया कि कहीं पे भी कॉल इन एरियर नहीं होना चाहिए। या तो उसको आप फोरफीट करो या तो आप उसको फोरफीट करके रीइशू करो, बट कॉल्स इन एरियर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। फुल्ली पेड अप आपका शेयर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। आप करेंगे कहां से, सोर्सेज कौन से रिडेम्पशन के? सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। भैया सोर्सेज बता दो, बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है। पहला कौन सा सोर्स है भैया? पहला सोर्स है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफ शेयर्स। बी क्या है भैया, आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट्स, ठीक है। और सी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। ए एंड बी। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है भैया मैं अगर रिसोर्स रिडीम करना क्या है, मैं सिंपली बताऊं, पैसे लौटाना है। मैंने प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर से पैसे दिए थे जब उसने शेयर खरीदा था, है ना, मैं उसको वापस लौटा रहा हूं, कंपनी के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूं, ठीक है। कंपनी के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूं कि भाई मैंने प्रेफरेंस वाले से पैसा लिया था 100 रुपए 10 साल पहले, अब मैं उसको लौटा रहा हूं। सिंपली दैट, मैं उसको लौटा रहा हूं भैया। तो पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे उसको, है ना, वो 100 रुपए तो मुझे लौटाने हैं। अब वो 100 रुपए मैं कहां से दे सकता हूं, इसका मतलब ये पहला फ्रेश इशू कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर्स का। मतलब भैया मैंने 1 लाख शेयर्स को रिडीम करना है ना, 1 लाख शेयर्स को रिडीम करने के लिए मैंने 1 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दिया मार्केट में, उससे जो पैसा आया उससे मैंने इसको पे कर दिया। समझ गए? इट्स लाइक कि मुझे 100 रुपए आपको देने थे, ठीक है, 100 रुपए आपको मुझे आपको देने थे, मैंने किसी और से 100 रुपए लिए और आपको दे दिए, ठीक है। ये उस तरीके से है कि बैंक को मुझे लोन देना था, रीपे करना था, मैंने किसी और बैंक से लोन लिया और उस बैंक को पे कर दिया। ये उस तरीके से ही है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना था 10 साल पुराने वाले, मैंने अभी दोबारा से प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया और पैसा उठा लिया और उनको पे कर दिया 10 साल पुराने वालों को, ठीक है। ओल्ड वालों को पे कर दिया न्यू वाले प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेके, ठीक है। अब भैया प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकता हूं मैं, इक्विटी भी कर सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। बट मेरे भाई इसमें डिवेंचर्स इशू नहीं होते, अभी आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। और भैया फिर क्या है, फ्री प्रॉफिट्स। फ्री प्रॉफिट्स क्या है भैया, क्या फ्री प्रॉफिट्स जैसे फ्री रिजर्व, ठीक है, फ्री प्रॉफिट्स फ्री रिजर्व जो कि डिविडेंड के लिए यूज होते हैं अल्टीमेटली, जो डिविडेंड के लिए यूज होते हैं अल्टीमेटली, उनको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, उनको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको मतलब फ्री है वो, आउट ऑफ डिविडेंड आप मतलब आपको डिविडेंड के तौर पे दे सकते थे आपने, सो यू कैन यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। या आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि कुछ आपने प्रॉफिट से दे दिया, अब भैया पैसा नहीं बचा इतना प्रॉफिट में तो आपने फ्रेश इशू कर दिया। यू कैन डू दैट टू, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अच्छा भैया अगर आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, इफ प्रेफ शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो भैया अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो भैया फिर मैं कहां से लूंगा उस प्रीमियम का पैसा? प्रीमियम शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ SPR। ये SPR क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
भैया अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहा हूँ प्रीमियम पे, तो वो पैसा जो प्रीमियम का होगा मैं दूंगा ना इस बार प्रीमियम, तो मैं SPR से करूंगा। ठीक है, 100 रुपए मुझे वापस करने थे, मैंने कहा यार आप इतने अच्छे शेयर होल्डर हो, मैं 2 रुपए और दूंगा उस पर, 2 रुपए क्या है मेरा प्रीमियम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमसे कि भैया अगर हमारा कोई शेयर रिडीम हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, इफ शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो भैया नॉमिनल वैल्यू है ना जो शेयर की, टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। CRR भैया SPR तो आपने मुझे बता दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। ये CRR क्या है? आप नई पे नई चीजें लाए जा रहे हो, नई पे नई चीजें लाए जा रहे हो। CRR क्या है बताऊंगा, बोर्ड को इरेज करके पूरा ढंग से समझाऊंगा, बट अभी सिर्फ ये समझ लो इसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये भी एक तरीके का रिजर्व है, ये भी एक तरीके का रिजर्व है। ठीक है, और भैया जो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू है वो आपका डिवेंचर और कैपिटल रिजर्व के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते डिवेंचर का, और आप कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते रिडीम करने के लिए शेयर्स को। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, सिंघा अकेडमी बीकॉम इंस्टाग्राम अकाउंट। इरेज करते हैं बोर्ड को, आगे चलते हैं CRR। ठीक है, CRR मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरा, क्योंकि उस पर ही बायबैक, बोनस, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। समझ लेना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, फटाफट से बोर्ड इरेज, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार मैं एक चीज और बताता हूं, डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है। डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है तो भैया मैं बताता हूं उसमें क्या आता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट पहला भैया कैपिटल रिजर्व, दूसरा भैया SPR सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR, और भैया चौथा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। ये चीज का ध्यान रखना भैया। एक चीज होती है मेरे से किसी ने पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो मुझे खाने में बहुत सारी चीजें पसंद है भैया, बर्गर पिज्जा सब जो भी है। मुझसे किसी ने पूछ लिया भैया उसमें बहुत सारी चीजें हो गई, अब मुझे देना शॉर्ट में आंसर, तो मैंने क्या उससे कहा कि उसने मेरे से पूछा क्या कि भैया आपको क्या नहीं पसंद, तो मैंने बता दिया मुझे ये पर्टिकुलर चीजें कुछ पसंद नहीं है, तो वो कम थी, है ना। मैं जैसे बहुत चीजें पसंद है मुझे, मान लो मुझे पसंद है 15 चीजें और मुझे ना पसंद है कुछ 5 चीजें, तो मैं वो 5 चीजें लिस्ट कर दूंगा रेदर देन 15 की, कि भाई ये 5 चीजों को छोड़ के सब पसंद है, समझ गए। तो इन 4 चीजों को छोड़ के कुछ से भी आप रिडीम कर सकते हो, सब डिविजिबल प्रॉफिट में आते हैं भैया। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, बता देता हूं मैं आपको वर्ड से भैया, जर्नल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है, जो सरप्लस आप दिखाते हो वो हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंटेंजेंसी रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इन सब से आप रिडीम कर सकते हो शेयर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं मेन चीज पे, CRR पे चलते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू CRR। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, फटाफट से समझाऊंगा अच्छी भाषा में, मतलब अच्छी भाषा है
अच्छी भाषा में तो अभी बोल रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और फटाफट समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, तभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। अब आप बीच में कहीं यूट्यूब पर कहीं और कुछ देखने लग जाओ तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बीच में स्किप मत करना, या तो अभी देखो वीडियो इतना पार्ट वीडियो का, नहीं तो फिर बाद में देखना, या तो इसको पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है भैया? एक बैलेंस शीट बना दूं क्या? छोटी सी बना दो भैया। पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं कंपनी लॉ वाली बना रहा हूं, कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है भैया। आपने पढ़ाया नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा, वो भी पढ़ा दूंगा, अभी समझ लो आप, ठीक है। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो आप पढ़ के आ रहे होगे 12th में, ठीक है। वो जब 12th के कॉन्सेप्ट लूंगा नए तब पढ़ाऊंगा पुराने कॉन्सेप्ट जो होंगे। भैया सबसे पहले आता है इसमें क्या? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर ए आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर आती है भैया 3 चीजें। सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले क्या आता है भैया? शेयर कैपिटल। दूसरे नंबर पे क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरे नंबर पे क्या आता है भैया? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट करके, या तो कुछ तो तीसरा कुछ तो होता है, ठीक है। उसको भूल जाते हैं अभी, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसको भूल जाते हैं, उसका कोई काम नहीं है। इन दोनों का काम है हमारा शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस का। भैया एक बात समझना, मेरी जो शेयर कैपिटल थी, शेयर कैपिटल थी, उसके अंदर भैया मेरे इक्विटी शेयर थे 1 लाख के, मेरे प्रेफ शेयर थे भैया 2 लाख के, और भैया मेरे डिवेंचर्स तो फिर लॉन्ग टर्म लोन में हो गई, ये तो चीज आती है। मेरे इक्विटी शेयर भैया 1 लाख रुपए के थे, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे। ये मैं 2 लाख के 2 लाख क्या कर रहा हूं भैया? रिडीम कर रहा हूं, रिडीम कर रहा हूं भैया। पेन का कलर करते हैं चेंज भैया, रिडीम कर रहा हूं मैं, रिडीम कर रहा हूं, राइट, मैं कर रहा हूं रिडीम, ठीक है भैया, रिडीम कर रहे हो, अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, मैं ये 2 लाख रुपए का क्या कर रहा हूं? मैं वापस कर रहा हूं ना इसको, मैं ये वापस कर रहा हूं ना किसको? शेयर होल्डर्स को। ये शेयर होल्डर्स को मैं पैसा वापस कर रहा हूं ना। इसका मतलब भैया मैं ये मान लू कि मेरी जो शेयर कैपिटल है, जो मेरी शेयर कैपिटल है वो 2 लाख से कम हो जाएगी, 2 लाख से कम हो जाएगी। मान लो जैसे मैं रिडीम कर रहा हूं तो अभी मेरी 3 लाख रुपए है ना टोटल शेयर कैपिटल। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो खैर एडेड होता है, फाइनल अमाउंट लिखते हैं, बट मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपीज है मेरे। तो ये 3 लाख से भैया सिर्फ 1 लाख रह जाएगी जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स को लौटा दूंगा पैसा प्रेफरेंस का। 2 लाख से मेरी कम हो जाएगी क्योंकि मैं रिडीम कर रहा हूँ उनको, तो मेरे 1 लाख रह जाएगी, है ना? रह जाएगी नहीं रह जाएगी? रह जाएगी नहीं रह जाएगी, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, मेरी शेयर कैपिटल 3 लाख की थी, उसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 2 लाख रुपए के, मैं उसका पैसा मतलब ये टोटल अमाउंट शेयर होल्डर्स को वापस लौटा रहा हूं, ठीक है। तो ये पैसा मेरा कम हो गया कि नहीं हो गया? मेरा जो शेयर कैपिटल है वो गिर गया। शेयर कैपिटल भैया क्या है? शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है। अब मेरे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट सी, बिजनेस चलाने के लिए क्या लगता है? फंड लगता है। हाँ भैया पैसा तो लगता है बिजनेस चलाने के लिए। अब कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे मेरे, जिनको मैंने सामान बेचा होगा, जिनसे मुझे पैसा लेना, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी, हाँ ठीक है नहीं वो डेटर होता है, मुझे किसी को देना होगा पैसा। हाँ किसी से मैंने सामान लिया होगा, उसको मुझे पैसा देना होगा, इसका नाम होता है क्रेडिटर। किसी से मैंने लोन लिया होगा, वो मुझे वापस करना है, उसका नाम भी क्रेडिटर ही है। अल्टीमेटली क्रेडिटर दो तीन तरीके होते हैं, तो उसमें एक वो आ गया जो जिससे मैंने माल लिया है, एक है जिससे मैंने लोन लिया है, सब मिला जुला के क्रेडिटर मान लो। अब जब वो देखेगा मेरी बैलेंस शीट को, जब वो मेरी बैलेंस शीट को देखेगा, वो कहेगा यार इसकी तो शेयर होल्डर फंड, इसका जो शेयर होल्डर फंड है वो तो यार 1 लाख रुपए है, शेयर कैपिटल तो यार इसकी 1 लाख रुपए है, ये धंधा कैसे चलाएगा? ये धंधा कैसे चलाएगा? ये धंधा नहीं चला पाएगा तो मेरे पैसे कैसे लौटाएगा, है ना भाई? जो पैसा आएगा तभी तो आप उसका लोन चुकाओगे। तो वो कहेगा यार इसका तो पैसा ही नहीं है इसके पास, ये धंधा चलाएगा कैसे और मुझे पैसा लौटाएगा कैसे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ऑन पेपर इस चीज से बचने के लिए
क्रेडिटर्स को और सिक्योरिटी देने के लिए, क्रेडिटर्स को अश्योरेंस देने के लिए कि भाई जो आपका पैसा है वो सेफ है, ठीक है, बैलेंस शीट आपकी 3 लाख ही रिफ्लेक्ट करेगी, उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को, ये जो हम रिडीम कर रहे हैं, इसको मैं डाल देता हूं किधर, इसको नहीं डालता। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इस चीज में कि भैया प्रेफरेंस शेयर का 2 लाख रुपए डाल देता हूं क्या मैं? अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो होती है ऑफ शेयर्स की, उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं भैया किधर, सीआरआर में भैया। मतलब भैया ये 2 लाख रुपए है ना, इसको मैं शेयर होल्डर्स को तो दे दूंगा वापस, क्योंकि ये फ्री प्रॉफिट से कर रहा हूं मैं, ये फ्री प्रॉफिट है ना मेरा। सरप्लस क्या है मेरा? फ्री प्रॉफिट है ना, सरप्लस मेरा फ्री ऑफ प्रॉफिट है ना, रिजर्व मेरा फ्री प्रॉफिट है ना, 4 को छोड़ के जो अभी बताए थे वो फ्री प्रॉफिट है ना मेरा। मैं उसमें से जब दे रहा हूं तो मैं उसमें से निकालूंगा 4 लाख रुपए उस टाइम पर। अब समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं। 2 लाख रुपए मैं उस रिजर्व में से, मान लो मेरा प्रॉफिट था, यहां समझना प्रॉफिट था मेरा 5 लाख रुपए का, 5 लाख में से 2 लाख में डालूंगा सीआरआर में और 2 लाख में पे कर दूंगा शेयर होल्डर्स को। समझ गए? ये कर रहा हूं मैं। बच्चे कहते हैं भैया 5 लाख में से 2 लाख सीआरआर में ट्रांसफर किया, खत्म क्वेश्चन। नहीं मेरे भाई, क्या गलती कर रहे हो? फिर मैं पे क्या करूंगा? नहीं, 4 लाख निकलेगा प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, जहां से निकाल लो। 5 लाख में से 2 लाख में डालूंगा सीआरआर में, 2 लाख डालूंगा शेयर होल्डर में, क्योंकि भैया जब ये शेयर होल्डर फंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा टोटल अमाउंट, तो वो 3 लाख प्लस जो मेरा रिजर्व सरप्लस है, जो होगा जो भी है, तो 2 लाख से ही दिखेगा माइनस वहां पर। बट मेरा जो शेयर कैपिटल है ये मेरी 3 लाख दिखेगी, मतलब 3 लाख नहीं दिखेगी, ये तो 1 लाख ही दिखेगी क्योंकि इसका एडिशन है। बट शेयर होल्डर फंड मेरा सिर्फ 2 लाख से कम दिखेगा, उससे ज्यादा कम नहीं दिखेगा, ठीक है। वो सीआरआर में डालने की वजह से मेरा क्या हो गया, सीआरआर में डालने की वजह से क्या हो गया, एक सेफ हो गया पैसा, एक सेफ हो गया कि हाँ भाई यहां पर मेरा जो पैसा है वो सेफ है, ठीक है। जो मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर शेयर होल्डर्स फंड में वो मेरा प्रॉपर हो रहा है, 3 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं परेशान घूम रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ शेयर पर सरप्लस कर रहे हैं, या समझ लेते हैं हम एसेट साइड जाए अगर नीचे, तो हम कैश में से कर रहे होंगे, ठीक है। कैश या बैंक में से तो करोगे अल्टीमेटली, प्रॉफिट का तो नाम लग रहा है खाली कि प्रॉफिट में से कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जाता तो बैंक अकाउंट में ही है। तो यहाँ तो कम नहीं होगा कुछ भी, वो जाएगा सीधा नीचे कैश में। तो मेरी जो कैश वाली चीज है ना वो कम होगी, वो जाएगा आपका शेयर होल्डर को यहाँ पर, ठीक है। और ये जो अमाउंट है 2 लाख रुपए, ये जाएगा मेरा सीआरआर में, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, इससे सिक्योरिटी मिलती है क्रेडिटर्स को। और इस तरीके से क्योंकि कैश जा रहा है तो भैया कैश जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है और कैश भी कम हो रहा है 2 लाख रुपए से, उसमें सिक्योरिटी देने के लिए हम 2 लाख रुपए सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट, ठीक है। समझ गए? कोई भी डाउट है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, थोड़ा ज्यादा ही डाउट आता है इस चीज में, ठीक है। ये समझने की चीज है, ना समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो भी पीछे करके चला लेना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा इस चीज को। क्या करा भैया, शेयर कैपिटल था, रिडीम कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, शेयर कैपिटल कम हो रही है, शेयर कैपिटल कम होगी, लोग क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स क्या कहेंगे, भाई इसके पास तो पैसा ही नहीं है, धंधा कैसे चलाएगा, हमारा पैसा कैसे लौटाएगा। उनको ये दिखाने के लिए कि हम पे पैसा कम नहीं है, हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जितने हम रिडीम कर रहे हैं 2 लाख रुपए हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, प्लस 2 लाख रुपए हम कैश में वापस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। जर्नल एंट्री बताऊंगा ना तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हो, ठीक है। सीआरआर का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। सीआरआर में अगर मैं रिडेम्पशन वर्ड हटा दूं तो एक कैपिटल रिजर्व है, मतलब इसको सिर्फ आप सीआरआर को इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हो भैया, और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको करके दिखाओ, कर ही नहीं सकते, लॉ परमिट ही नहीं करता। सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए सीआरआर को यूज करोगे। इससे क्या होता है कि ये जो पैसा आपका 2 लाख रुपए डिविडेंड में जाना था वो सीआरआर में चला गया, और सीआरआर में जाने की वजह से सिक्योरिटी क्रिएट हो गई है कि हाँ भाई ये पैसा सेफ 2 लाख रुपए अलग रख गया है, भले ही हमने शेयर होल्डर को पे कर दिया, बट यहां पर एक सिक्योरिटी मिल गई
कि हाँ भाई 2 लाख रुपए मेरे सेफ एक जगह पर और हैं, मैंने उठा के रख दिए कि हाँ भाई ये भी मेरे अलग से रख दिए पैसे, ताकि ऐसा ना हो कि जो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि कैश जाएगा वर्किंग कैपिटल भी मेरी कम हो जाती है ना, तो वो भी मेरी कम उस तरीके से नहीं रिफ्लेक्ट होगी बैलेंस शीट पर। ठीक है, ये होता है सीआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट। बोर्ड को करते हैं इरेज और चलते हैं आगे। बोर्ड को कर दिया हमने इरेज, अब समझ लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भैया, मतलब जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले भैया एंट्री आएगी क्या, बीइंग द अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन एट प्रीमियम। भैया क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या आएगा, जब शेयर रिडीम होंगे, पहला व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड। सीआरआर समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद लगा रहा हूं, जिस तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है भैया ये है वो है, नहीं आ रहा समझ में, कोई टेंशन मत लेना, मुझे डाउट लिख देना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो सिंगा अकेडमी बीकॉम 2024 में मेरे से पूछ लेना। बाकी अगर मुझे लगेगा तो मैं एक शॉर्ट भी बना के उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पर ही कि क्या है ये सीआरआर का पूरा झमेला 1 मिनट के अंदर। व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, redeemable preference share account debit preference share capital account डेबिट। भैया अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, ठीक है, रिडेम्पशन अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, तो बाद में लेंगे, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ pref shares to preference shareholder account। कलर चेंज कर ले मैं भैया, जब मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर, क्या होगी भैया, सबको पता है, बच्चा जानता है क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर क्या होगा भैया, अब आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, उसको क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे उसका एडजस्टमेंट का, फॉर एडजस्टिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या करोगे उसके लिए, कुछ नहीं करना भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी अकाउंट लगाओ, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट, अगर उससे नहीं हो पा रहा है पूरा तो ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पूरा पैसा नहीं है तब डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रीमियम ऑन, जो ये किया था यहां पर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, लिखना पड़ता है, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिडेम्पशन डिवेंचर्स का भी होता है, वहां पे भी शायद आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो पूरा लिखना पड़ेगा और प्रेफरेंस है भैया। फोर्थ क्या, क्रिएटिंग सीआरआर फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, कैसे करोगे भैया क्रिएट, सिंपल वही क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, टू सीआरआर, बस कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व पूरे लिख देता हूं चलो आपके लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, बस हो गया। कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करी। ठीक है, ये हमने क्या करी, ड्यू करा पैसा कि भाई मुझे देना है, फिर यहां से यहां तक मैंने क्या करा, पे करा, यहां से यहां तक क्या करा, एडजस्ट किया, यहां से यहां तक क्या किया, क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया भैया, सीआरआर क्रिएट किया, प्रीमियम एडजस्ट किया, फिर शेयर होल्डर्स को पैसा दिया और इधर ड्यू कर दिया, है ना।
यहाँ ड्यू करा पैसा कि मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को देना है, प्रीमियम प्लस रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे बैंक से पे कर दिया, बैंक से पे करने के बाद जो प्रीमियम पे अगर हमने रिडीम किए, प्रीमियम पे अगर किए हैं तो ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये तभी यूज करनी है ये वाली एंट्रीज जब अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, हर उसके लिए मत कर देना है। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन अगर हो रहा है, मतलब आप 100 का शेयर 120 112 में दे रहे हो, तब उस केस में ये एंट्री जाएगी, पास होगी, नहीं तो नहीं होगी ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर डायरेक्ट ही होगी सीआरआर वाली, फिर डिविजिबल प्रॉफिट जो भी हमारा टू सीआरआर। ठीक है, जैसे 2 लाख था पिछले केस में, 2 लाख 2 लाख से हो जाए। ठीक है, ये हो गई हमारी कुछ एंट्रीज। इसके बाद भी है प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन, ये क्या ऊपर कर दिया हमने, अच्छा हो गया ना, सेम चीज है। ठीक है, ये सेम चीज है। तो ये 4 हमारी एंट्रीज में इसमें होती हैं। क्वेश्चन करा दो भैया, एक क्वेश्चन करा देते तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता। एक क्वेश्चन करा दो, करा देते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद रिलैक्स करना, इसके नोट्स बनाना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। एग्जाम टाइम में कोशिश करूंगा क्वेश्चन लाने की। ठीक है, बट अभी एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया से बोर्ड इरेज करते हैं हम पहले और क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्या कह रहा है भैया, बैलेंस शीट थी भैया XYZ लिमिटेड की 31 दिसंबर की। ठीक है, शेयर कैपिटल बता देता हूँ उसका क्वेश्चन में मैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं क्योंकि जगह फिर कम पड़ेगी जनरल एंट्रीज के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि शेयर कैपिटल आपके ऐसे है कुछ कि 50,000 आपके इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड अप एट द रेट 10 ईच। कितने हैं भैया, कितने हैं, 5 लाख, 5 लाख रुपए हो गए, है ना भैया। कितने मेरे प्रेफरेंस है, 1000, 10%। 10% क्या है भैया, डिविडेंड रेट है। ठीक है, जो डिविडेंड हम पे करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप एट द रेट 200 ईच। ये कितने हो गए भैया, लगा लो यार, 2 लाख हो गए। ठीक है, परेशान नहीं होते। रिजर्व और सरप्लस में क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट में थोड़ी छोटी सी बना रहा हूँ ये, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है मेरे पास, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व है मेरे पास 50,000 रुपए का। अब देखो कई बार ना क्वेश्चन में आपको कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे रखी होती है। ठीक है, वो किस लिए होती है भैया, वो किस लिए होती है, आपको गुमराह करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको लगे ये भी यूज करना ही होगा कहीं ना कहीं, इसलिए दे रखा है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए भी क्वेश्चन देता है ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर कि आपको लगेगा ये तो यूज होगी, बट वो नहीं होती। ठीक है, और वो बच्चा तभी कर पाता है जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 75,000 का, और भैया हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में मुझे कितना पैसा दे रखा है भैया, मुझे दे रखा है 1,35,000। ठीक है, ये मेरा अमाउंट है। 1 जनवरी 2023 को डायरेक्टर्स ने कहा रिडीम करेंगे हम शेयर्स को 10% प्रीमियम पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं प्रेफ शेयर्स रिडीम्ड at the rate 10% premium, 10% premium from only reserve, pass journal entries। पास करते फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन हमने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, कह रहा भैया बता दो मुझे, क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, एक बार से आपको दोबारा बता देता हूँ। क्या है, शेयर कैपिटल, ठीक है, हमारा 50 लाख हमारे इक्विटी शेयर थे, फुली पेड अप 10 ईच 5 लाख, 1,000 मेरे 10% प्रेफरेंस शेयर है, फुली पेड अप 200 ईच पे 2 लाख, कैपिटल रिजर्व हमारे पास 50,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 15, जनरल रिजर्व 75, स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,35,000 है। हमें क्या करना है भैया, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 10% पे, जर्नल एंट्री हमें उसमें पास करनी है। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो पास होगी, मैंने आपको अभी पीछे क्या समझाया था, क्या करना है हमको, सबसे पहले ड्यू, फिर करना है हमको पे, फिर करना है एडजस्ट, फिर करना है क्रिएट।
ठीक है, 4 एंट्रीज ये बेसिक होती है। सबसे पहले हमने ड्यू की एंट्री क्या कर दी भैया, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री होगी भैया। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। फिर भैया रिडम्पशन पे अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं तो कितना प्रीमियम दे रहे हैं भैया, इसने लिखा है भैया 10% प्रीमियम पे करना है हमको रिडीम, ठीक है। तो कितना होगा भैया, प्रीमियम कितना होगा मैं बता देता हूँ, वैसे तो इजी है, ठीक है। 2 लाख इंटू 10/100 20,000 रुपये, ठीक है। इट्स इजी वैसे तो, ठीक है। तो हमारा टोटल अमाउंट जो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो जाएगा 2,20,000 रुपये, ठीक है। अब भैया दूसरी एंट्री क्या बताई थी आपने, पे की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना, 2,20,000 रुपए। भैया क्यों, अरे उसको प्रीमियम भी तो दोगे तो सारा बैंक भी तो दोगे, क्यों भैया सिक्योरिटी प्रीमियम से दूंगा, अरे वो तो हमारी कंपनी के इंटरनल में एडजस्टमेंट है ना, मैं बाहर वाले को थोड़ी ना बताऊंगा। भाई मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, अब मैं कहीं से एडजस्ट करके मम्मी से मांग के, डैडी से मांग के, दोस्त से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के दूंगा, आपको थोड़ी ना बताऊंगा, आपको थोड़ी ना बताऊंगा। आपको तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने 500 रुपए दे दिए, समझ रहे हो इस चीज को, ये वही चीज है। अब क्या करूंगा भैया, तीसरी एंट्री में एडजस्ट करूंगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, अब देखो एडजस्ट करना है हमें। सबसे पहले मैं लूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे आप देखोगे तो 15,000 रुपये, सिर्फ 15,000 रुपये भैया, तो मुझे तो देने 20,000 प्रीमियम पे, तो मैं 5,000 और कहां से लूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। भाई जर्नल रिजर्व रुक जाओ, जर्नल रिजर्व मत छेड़ो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल छेड़ लेते हैं, ठीक है। जर्नली ऐसे ही होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से पहले कोशिश करते हो निकालने की, रिजर्व आप थोड़ा कोशिश करते हो नहीं छेड़ने पड़े, भले ही जर्नल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भैया, और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर्स। आप प्लीज पूरा लिख के आइएगा, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस लिखेगा, एसपीआर मत लिखेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, कोई भी पीएनएल को पीएनएल नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी होती एग्जाम में। मेरे पास बोर्ड पे कम जगह होती है, प्लस मुझे फास्ट लिखना होता है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म्स का यूज करता हूं। प्लीज प्लीज पूरा लिख के आइएगा, ठीक है। डेबिट डेबिट लगा देते दोनों के आगे, है ना, बुरा मान जाएंगे नहीं तो। उसके बाद हम लिख देते हैं कितना भैया, मुझे देना कितना है, 20,000 रुपए, है ना, और मुझे लूंगा कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम से 15,000 रुपए, और भैया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना भैया, 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए यहां से लूंगा। अब क्या करेंगे भैया, चौथी एंट्री क्रिएट की। अब देखो सीआरआर क्रिएट करना है, मैंने बताया था नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है भैया, जिसपे हमने इशू किया है, ठीक है। जिसपे हमने इशू करे ना, ये 2 लाख रुपए, वो मेरी नॉमिनल है भैया। रिडीम किया है तो नहीं लेंगे उसको, रिडीम कर रहे हैं मतलब अगर प्रीमियम पे करे तो 220 रुपए नहीं लूंगा मैं, एक शेयर का प्राइस में 220 रुपए नहीं लूंगा मैं, 220 ट्रांसफर नहीं करूंगा मैं, कितने करूंगा, 2 लाख रुपए करूंगा। ध्यान रखना इस चीज का, नॉमिनल वैल्यू वो होती है जिसपे शेयर इशू किया था, ना कि वो जो आपकी मार्केट में वैल्यू दिखी, ठीक है, वो होता है आपका नॉमिनल वैल्यू। तो अब मुझे देखो कहां से ले सकता हूं, मैंने आपको बताया था किससे ले सकता हूं मैं, डिविजिबल प्रॉफिट से ले सकता हूं। डिविजिबल प्रॉफिट मुझे क्या दिख रहे हैं, 2, एक दिख रहा है मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक मुझे दिख रहा है भैया जर्नल रिजर्व, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकालूंगा पैसा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट कितना ले लूं भैया, अब 5,000 तो देखो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिजर्व प्रेफरेंस शेयर्स को एडजस्ट करने के लिए हमने यूटिलाइज कर लिया यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 5,000 रुपए, तो बचे कितने मेरे, 1,30,000 रुपए, ठीक है। 1,30,000 मैंने यहाँ ले लिया। अब मुझे कितने देने भैया, मुझे 2 लाख रुपए का सीआरआर बनाना था, ठीक है, और मुझे 2 लाख का सीआरआर बनाना था, 1,30,000 मैंने ले लिया, तो अब मैं कितना बचा, 70,000। 70,000 कहां से लूंगा, जर्नल रिजर्व से। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। कितना हो गया भैया, ये इधर मैं 70,000 लिख देता हूं, ठीक है, और यहां हो गया मेरा पूरा 2 लाख रुपीज, ठीक है।
ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तैयार। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ तो आपका आता है, और इसी तरीके से अगर आपने अटेम्प्ट करा है ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में, तो आपको पूरे 9 में से 9 नंबर देके जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 में से 9 आपको नंबर इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन एडवाइस है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। अगली वीडियो जो आएगी वो भी किसी ना किसी नए कॉन्सेप्ट पे होगी, बीकॉम के बाय बैक, बोनस, राइट इशू, ईसॉप, इशू ऑफ डिवेंचर, मैनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, लॉ की भी लाऊंगा। तो इसलिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं अभी। ठीक है, मैं पूरा लॉकड इन हो चुका हूँ आपकी मदद करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, आपकी 9 CGP दिलाने के लिए। आई एम टोटली लॉकड इन, दैट इज वाई सब्सक्राइब कर लेना सिंघा अकेडमी को प्लीज, ताकि आपको ऐसी अल्टीमेट वीडियोस आ सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं डालूं आप पे नोटिफिकेशन आए, पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।